हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग को पीछे बैकग्राउंड से फोटो देख करके पता चल गया होगा क्या पढ़ने वाले हैं। पता चल गया क्या? हाँ, तो आज हम लोग जो है ना फिजिक्स पढ़ने वाले हैं फिर से। तो सर क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर ग्रेविटेशन, न्यूटन जी का फोटो दिख रहा है ना आप लोगों को, सर आइजैक न्यूटन का। तो यही दिए थे, ग्रेविटेशन के बारे में बताए थे अपने लोग को, सबको पता है, सेब गिरता हुआ की स्टोरी पता है ना आप लोग को, बचपन से कहीं कहीं सुनते आते हैं। तो आज वही चीज हम लोग पढ़ने वाला है इस चैप्टर में। तो आप लोग पूरा रेडी हैं अच्छे तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, मजा आ जाएगा पढ़ के, समझे, एकदम जबरदस्त है। क्वेश्चंस वगैरह इसके और मजेदार है, न्यूमेरिकल्स जो है ना एकदम मस्त है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर, ठीक है ना, मोशन अच्छे से पढ़े थे, क्या मोशन, पहला चैप्टर जो हम आपको फिजिक्स का पढ़ाए थे, अगर वो आप अच्छे से पढ़े थे ना, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, बहुत ईजी। अगर वहां अच्छे से ढंग से पढ़े थे चीजें को, तो यहाँ पे बहुत ईजी होने वाला है, ठीक है ना। बस वहां जो ए नाम का एक आदमी था ना, एक्सेलरेशन, ए नाम का याद है, एक्सेलरेशन, बस वही यहाँ चेंज होने वाला है और कोई दूसरा आदमी उसके जगह पे आने वाला है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन वो ए जो है स्मॉल ए, वो हट करके उसकी जगह पे कोई दूसरा आदमी आने वाला है, उसको कौन, न्यूटन जी लेकर के आएंगे, यही लेके आएंगे, वहां भी यही लाए थे, यहाँ भी यही लाएंगे, ठीक है ना। तो सर हम लोग अच्छे से देखेंगे ये चैप्टर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये चैप्टर अब, ठीक है। तो चैप्टर अपना कौन सा है सर, ग्रेविटेशन, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में असली में हम लोग को इसको न्यूटन सर, समझे, सर आइजैक न्यूटन पता है हम लोग को सर ग्रेविटेशन के बारे में। तो ग्रेविटेशन के बारे में वो अपने लोग को क्या बताए, पता है आप लोगों को क्या? तो ग्रेविटेशन क्या बताए उससे पहले आप लोग एक चीज जान आइए कि सर हम लोग अगर फोर्स का बात करें, अगर किसी फोर्स को हम लोग धक्का लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे, तो क्या होता है, मूव करता है ना, क्या करता है सर, मोशन में आ जाता है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में वो मोशन में आता है, क्या पक्का? ये चीज आपको पता है। चलिए इसके बाद अगर बात करें, इसके बाद अगर बात करें कि सर जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है सर, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स असलेट द ऑब्जेक्ट, क्या कर सकता है, जैसे आप मार करके फोर्स लगा करके क्या कर सकते हैं, उसको असलेट कर सकते हैं ना, जैसे टेनिस प्लेयर हिट कर रहा है ना एकदम, अभी कल तो 2020 वर्ल्ड कप का मैच है, हाँ एकदम हिट करेगा सब, देखेंगे ना आप लोग, एकदम बॉल दूर दूर जाएगा ना, तो कैसे लगे हो रहा है वो, कैसे बॉल दूर दूर बाउंड्री के बाहर जा रहा है, तो सर बैट से फोर्स लगाने के बाद ना, तो सर ये फोर्स कैसे लगता है आपको पता है, ठीक है, बॉल एक्सलरेट करता है, उसमें एक्सलरेशन आ जाता है, ये चीज आप पहले देख चुके हैं, देख चुके हैं ना वहां पे ये चीजें, ठीक है सर वहां पे देख चुके हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ हम क्या देखने वाले हैं, ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि सर हम लोग अगर उछलते हैं, फील्डर को कैच लेते उछलते हुए देखिए क्या आप लोग क्रिकेट में, उछल जाता है ना एकदम ऊपर, हाई जंप कैच करने के लिए, ठीक है, ड्राइव मारता है, तो फिर जब वो सब काम करता है तो नीचे ही क्यों गिरता है, बात है नीचे ही क्यों गिरता है वो, और कहीं क्यों नहीं जाता, बात समझ रहे हैं। अगर कोई आदमी उछलता है या हम कोई पैन ऐसे गिराते हैं, ऐसे छोड़ते हैं, छोड़ रहे हैं सिर्फ, तो नीचे क्यों गिरा, उधर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गया, हाँ ये फिर वहीं क्यों नहीं रहा, बात ये आता है कि नहीं। तो यही चीज हमको न्यूटन जी बताए थे इस चैप्टर में, ग्रेविटेशन में, समझ में वो क्या होता है, वहां पे नहीं रहता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है सर, नीचे धीरे धीरे गिरते जाता है, गिरते जाता है क्या, ठीक है। तो ये क्यों गिरता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से नीचे गिरना ही ना अपने आप क्या कहलाता है, फ्री फॉल, क्या कहलाता है, फ्री फॉल। तो क्लियर हुआ, फ्री फॉल किसको कहते हैं हम लोग, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ऐसे छोड़ दे, सिर्फ रिलीज कर दे, तो अपने आप नीचे क्या होगा, गिरने लगेगा, उसको कोई फोर्स आपको धक्का लगाने का जरूरत है क्या, नहीं ना, ऐसे सिर्फ छोड़िए हाथ से वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा कि नहीं। तो यही क्या कहलाता है, फ्री फॉल, समझ में आया, फ्री फॉल क्या कहलाता है, इसमें कोई फोर्स लगाने का जरूरत नहीं है, ये अपने आप मूव करने लगेगा। आप अभी तक कैसे मूव करा रहे थे, फोर्स लगा करके मूव करा रहे थे ना, हाँ अगर रेस्ट में है तो मूव कैसे करेगा, जब फोर्स लगाते थे, अभी ये रेस्ट में सिर्फ हाथ हटाइए, देखिए मूव करने लग जाएगा, हाँ नीचे गिरने लग जाएगा। तो नीचे गिरना यही क्या कहलाता है सर, फ्री फॉल, क्या कहलाता है, फॉल, कौन सा फॉल सर, तो फ्री फॉल। समझ में आया आप लोगों को बात, क्लियर अच्छे तरीके से। तो यही चीज हम लोग इसमें देखने वाला है। तो क्या है सर, why is that when we jump we always land on the earth and do not remain suspended on or move upward, क्यों ऐसा क्यों नहीं होता है कि कहीं मूव हम लोग कहीं और नहीं करते हैं, या वहीं क्यों नहीं रहते हैं, क्यों नीचे गिरते हैं। तो चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसका आंसर ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको यहां मिलेगा, यहां पे हम लोग इसको, इसका आंसर मिलेगा,
ठीक है ना। आपको पता है क्या, अगर आपको किसी चीज को लाना है अपनी तरफ तो आपको खींचना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा ना, एक फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तभी वो आपकी तरफ आएगा ना। ऐसे आ जाएगा क्या कोई चीज आपकी तरफ, अगर आपको लाना है अपनी तरफ तो क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना होगा ना उसके ऊपर अपने साइड अपने डायरेक्शन में आपको, तभी क्या होगा, वो आपके तरफ आएगा, आएगा ना। तो उसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट लटका हुआ था, एयर में था ना, उसके ऊपर क्या क्या होगा, कोई जमीन क्या होगा, जमीन क्या होगा सर, अपनी तरफ क्या होगा, एक फोर्स लगाया होगा, तभी वो वहां से क्या होगा, धीरे धीरे फ्री फॉल होकर कहां पहुंचा होगा, नीचे पहुंचा होगा। समझ में आया आपको, हाँ क्या सर, क्यों वो नीचे गिरा, क्योंकि वहां भी एक क्या लगा, फोर्स लगा। तो क्या सर, देयर इज ऑलवेज सम फोर्स एक्टिंग ऑन अस दैट गाइड्स आवर डायरेक्शन ऑफ फॉलिंग। समझा, तो हमेशा अपने ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगते रहता है हमेशा, आप छोड़ो या ना छोड़ो उसको, हमेशा लगते जा रहा है। आप उंगली हटाओ तो दिखेगा आपको, हाँ लग रहा है नीचे गिर रहा है, समझा, आप उछल के देखो आपको पता चल जाएगा, लेकिन वो हमेशा लग रहा है आपके ऊपर, क्या हो रहा है हमेशा, इसलिए आप जमीन पे हैं, समझ में आया, इसलिए आप चल पा रहे हैं, समझा, नहीं तो आप चल भी नहीं पाते, अगर वो नहीं लगता रहता ना तो आप चल भी नहीं पाते। समझ में आ गया यहां तक। तो नो मैटर फ्रॉम वेयर एवर वी जंप और वी ड्रॉप ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनीवेयर दे विल ऑलवेज फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। हम लोग कहीं से गिरा, यहां से गिरा है, छत पर से गिरा है और ऊपर जाके गिरा है, बहुत बड़ा बिल्डिंग से गिरा है, समझे, कहीं से गिरा है, क्या होगा सर, अपना वो ऑब्जेक्ट किधर गिरेगा, नीचे की तरफ ही गिरेगा, किधर सर, अर्थ की तरफ। समझ में आया, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक नीचे की साइड क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है तो वो गिरना शुरू होगा, वही गिरना उसका क्या कहलाएगा, फ्री फॉल्स कहलाएगा। समझ में आया यहां तक बातें एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है सर, यहां तक आप लोग को आ गया होगा। इसके आगे अगर और हम बात करें सर, और बात करें क्या सर, कि सर न्यूटन्स जो थे ना, वो बहुत कहावत ऐसा फेमस है कि वो बैठे हुए थे आम के पेड़ के नीचे, ठीक है ना, आम के पेड़ के नीचे बैठ के रेस्ट कर रहे थे, ऐसा कहावत है, ठीक है। तो वहां क्या हुआ कि एक एप्पल गिरा, क्या हुआ, एप्पल गिरा, और वो उसके बारे में सोचने लग गए, क्या सोचने लग गए कि भाई ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा और कहीं क्यों नहीं गया, और वहीं से वो क्या कर दिए, फिर उसके बारे में और जानने का कोशिश करने लगे, जानने का कोशिश करने लगे, और फिर आपको ये ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर दे दिए, क्या दे दिया, ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर दे दिया, ऐसा सब बहुत कुछ वो दे दिया हम लोग को, दे क्या ना। तो क्या हुआ सर, आइजैक न्यूटन वाज प्रपोज दिस क्वेश्चन एंड आंसर इट, वही बनाए क्वेश्चन को और वही इसका क्या किए, आंसर भी ढूंढे, कौन सर, आइजैक न्यूटन। तो सर क्या हुआ, न्यूटन क्या बताया कि सर, न्यूटन स्टेट दैट द ऑल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। तो वो सर क्या आंसर दिया, वो अब बात ये है, वो बताया ना कि जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है, क्या है, दो ऑब्जेक्ट, दिख रहा है क्या आपको दोनों ऑब्जेक्ट, हाँ दिख रहा है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट पता है क्या करता है, ये जो इसका सेंटर है ना, ये सेंटर, ये दोनों एक दूसरे को अपने सेंटर की तरफ, ये इधर से खींचता है और ये इधर से खींचता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते रहता है, किधर सर, सेंटर की तरफ, दोनों। समझ में आया, यही कौन बताया, न्यूटन, कौन बताया, न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि सर एप्पल जो था, एप्पल जो गिर रहा था उसका भी सेंटर अर्थ के तरफ फोर्स लगा रहा होगा, अर्थ किधर लगा रहा होगा, एप्पल की तरफ। तो आप बताइए, आप एप्पल क्या है, बहुत ज्यादा हल्का है ना, क्या है, बहुत हल्का, तो उसको खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा ना। तो अर्थ तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा दुनिया में वही चीज है, हाँ, तो सर वो क्या करेगा, आराम से एप्पल को खींच लेगा कि नहीं खींच लेगा, तो जो एप्पल था अपना वो नीचे चला जाता है। तो ज्यादा जोर से जो खींचेगा उसी की तरफ जाएगा ना, फोर्स पड़े ना, क्या पड़े फोर्स सर, ये देखिए फोर्स पड़े, इधर से अगर 5 लग रहा है और इधर से क्या लग रहा है 3, तो ओवरऑल किधर जाएगा, जिधर से ज्यादा फोर्स लगेगा उधर ही ना। तो जो अपना जो क्या था सर, अर्थ था ना, वो ज्यादा उसका वेट है वहां से आपको पता है ना, तो वो अपनी तरफ खींचा, वो बहुत बड़ा है ना, तो वो उसके तरफ चला गया। लेकिन एप्पल भी उसके ऊपर फोर्स लगा रहा था और अर्थ भी एप्पल के ऊपर फोर्स लगा रहा था। तो ये कौन बताया सर, न्यूटन। क्या बताया, दो ऑब्जेक्ट दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के सेंटर की तरफ क्या करते हैं, फोर्स लगाते रहते हैं। तो ये चीजें आपको यहां समझ में आई क्या क्या बताया, ये न्यूटन स्टेट दैट, क्या स्टेट दैट ऑल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसके सेंटर के लाइन के अक्रॉस। ठीक है, यहां तक बात है, हाँ सर, यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया। अगर अब इसके आगे हम लोग बात करें सर, इसके आगे देखिए यहाँ पे सर, इसके आगे देखिए, जैसे ये क्या एक बॉडी है, इसका मास m1 मान लिए और इसका मास
मास m2, ठीक है ना। तो दोनों जो है ना अपने सेंटर की तरफ क्या कर रहा है, एक दूसरे को खींचने का कोशिश, अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा है एक फोर्स के द्वारा, समझा। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मान लिया हम लोग, r, कितना मान लिया, r, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का, ठीक है। तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या करने का कोशिश कर रहा है, दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का। ये कोई भी आप यूनिवर्स में आप कहीं भी जाइए ना तो ऐसा आपको दिखेगा, दो बॉडी के बीच फोर्स लगते रहेगा। तो सर क्या आया, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ, समझ में आया। तो यूनिवर्स में कहीं भी क्या होता है, एवरी ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है, ठीक है यहां तक। हाँ सर, इसके आगे देखें, द फोर्स विच द टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट इच अदर इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब आ गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो फोर्स, जो फोर्स से वो क्या कर रहा था, बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने का कोशिश कर रहा था ना, वही फोर्स क्या कहलाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, समझ में आया। ये बॉडी इसको जिस फोर्स से खींच रहा होगा और ये बॉडी इसको जिस फोर्स से खींच रहा होगा, वही क्या कहलाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, हमको पता है सर। यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। तो अट्रैक्ट तभी करेगा ना जब वो कोई फोर्स लगाएगा उसके ऊपर, तो फोर्स लगाएगा तो अब क्या करेगा, वो अपनी तरफ खींचने का कोशिश करेगा। तो जिस फोर्स से वो खींचने का कोशिश किया, उसी फोर्स को क्या कहा गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कब होगा, जब वो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड किसी चीज से नहीं होंगे। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट इवन इफ देयर इज नथिंग कनेक्टेड द टू ऑब्जेक्ट। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट कोई चीज से कनेक्टेड नहीं है, कोई रस्सी उसी बंधा हुआ नहीं है दोनों के बीच, समझ में आया, कोई चीज बीच में लोहा नहीं डाल दिए आप, तो ये लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, तक तक आप फोर्स लगा सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है। ये लाइन स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो वो लोग अगर कनेक्टिंग नहीं है तो क्या लगेगा, दोनों के बीच फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिंग फोर्स, ठीक है ना। तो सर यहां तक भी बातें आपको समझ में आ गई कि ग्रेविटेशन फोर्स होता क्या है। वैसा फोर्स जो क्या करे, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने में लगे, वही क्या कहलाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है सर। अब इसके आगे अगर बात करें, इसके आगे अगर हम बात करें, ठीक है, तो सर अब यूनिवर्सल लॉ एक दिया, कौन सा लॉ, यूनिवर्सल लॉ, कौन दिया सर, ना न्यूटन दिए, ठीक है सर, आइजैक न्यूटन। तो क्या बताए सर इस लॉ के अकॉर्डिंग, तो ध्यान से समझिए। वो बताए ना कि जैसे दो बॉडी है ना, दो बॉडी, उसका जितना जितना मास है ना, वो दोनों को अगर दोनों का प्रोडक्ट ले ले तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो फोर्स, समझा। अगर दोनों का प्रोडक्ट का मास ज्यादा हुआ तो फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर दोनों का क्या मास का प्रोडक्ट कम हुआ तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। तो वो सबसे पहले क्या बताएं सर, क्या, न्यूटन डिड नॉट स्टॉप आफ्टर प्रपोजिंग दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एग्जिस्ट। वो क्या किए, वो बता तो दिए ग्रेविटेशन के बारे में, ठीक है ना, लेकिन उसका तो वो रुके नहीं, वो रुके नहीं, उसके बाद भी वो क्या किए कि ढूंढने के लिए गए उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कि हम कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी को अगर कुछ कैलकुलेट करना रहा मेरे को, तो कैसे वो कैलकुलेट कर सकते हैं उस फोर्स का वैल्यू, अट्रैक्ट तो कर रहा है तो कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, अब वो भी तो जानने के पारी है ना। हाँ, तो वो जानने के लिए जैसे आप लोग आजकल क्या बच्चा लोग क्या करता है, जानने का बहुत कोशिश करता है कि आप मेरे से कितने अच्छे दोस्त हो, हम आपके कितने अच्छे दोस्त हैं, जैसे आजकल बहुत चल रहा है ना, ट्रेड में है ना, हाँ, दोस्ती दोस्ती में लड़ाई झगड़ा, हाँ, तो वही अब ये भी चेक करेगा कि वो फोर्स कितना लग रहा है, कैसे हमको पता चलेगा, ठीक है। चले देखे क्या वो चीज, चलिए देखते तो फिर। हाँ, तो वो चेक करने के लिए जब वो गया ना, तो उसको क्या पता चला पता है, हाँ, क्या पता चला सर, कि दो ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना, दोनों का जो जो मास होगा ना, क्या, दोनों का मास, वो दोनों का अगर आप प्रोडक्ट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों का मास, जैसे एक 3 kg एक 4 kg है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 12 kg आया ना, क्या हुआ, 12 kg। तो वही जो प्रोडक्ट होता है ना दोनों का मास का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो लोग के बीच कितना फोर्स लग रहा है, समझ में आया। इसका मतलब हुआ कि सर अगर ये एक बॉडी है और दूसरा बॉडी ये है, इसका मास m1 है और इसका मास कितना है, m2, तो फोर्स क्या होगा सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके किसके सर, ये m1 इंटू m2 दोनों के, हाँ, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। अब इसके बाद आया कि सर ये दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस से भी कुछ रिलेशन होगा क्या, अगर वो लोग पास में है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, कि दूर में है तो ज्यादा लगेगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस सुने ना, लॉन्ग डिस्टेंस आप लोग सुने क्या, रिलेशनशिप, तो उसमें क्या होता है कि अगर लोग
ज्यादा दूर रहते हैं, ज्यादा दूर रहते हैं ना, तो वहाँ फ्रेंडशिप थोड़ा क्या होता है, कमजोर होते रहता है ना, मिल नहीं पाते हैं, थोड़ा सा भावनाएं उसके प्रति क्या होती है, कम हो जाती है ना, क्योंकि वहाँ अपने बिजी में, शेड्यूल में बिजी हो जाते हैं आप। लेकिन यही अगर आप लोग साथ हैं, क्या है, साथ हैं, फिर देखिए तो अगर कहीं जा रहे छोड़ करके ना, तो थोड़ा इमोशनल हो जाइएगा। हाँ हाँ, अगर पास है तो वो फोर्स क्या होता है आप लोग के बीच, ज्यादा लगता है ना। तो वैसे यहाँ भी है, अगर आप ज्यादा नजदीक है ना, मतलब डिस्टेंस दोनों के बीच क्या है, कम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, कम है, तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा। क्या होगा, ज्यादा। एकदम उसी तरीके से अगर आप ज्यादा दूर हैं तो फोर्स क्या लगेगा, कम, और आप लोग ज्यादा नजदीक है तो एक दूसरे के बीच फोर्स क्या होगा आपका, ज्यादा। तो सर ये दोनों अगर ज्यादा नजदीक हैं तो फोर्स आपका क्या होगा, ज्यादा। और अगर आप लोग ज्यादा दूर चले गए तो फोर्स दोनों के बीच क्या लगेगा, कम लगेगा। कौन सा फोर्स, समझ गया ना, ठीक है, गुड। तो सर यहाँ पे क्या, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या सर, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या बताया, फोर्स क्या होता है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्या है सर, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, सेंटर के बीच का डिस्टेंस, वही क्या है सर, आर है। तो जो दोनों बॉडी है उसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो ज्यादा हुआ तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, और डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है ना। तो अगर इसको हम ओवरऑल मिला के बात करें, ये सबको क्या करें, ओवरऑल मिला के बात करें, तो कैसे मिल करके बात कर सकते हैं सर। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m1 m2, और आर स्क्वायर नीचे है ना, तो आर स्क्वायर नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर। अब अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमको लगाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है ना। तो अगर हम वो कांस्टेंट को लगाने जाए तो सर वही एक कांस्टेंट कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद रहेगा पक्का। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है सर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे अगर यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ एक कांस्टेंट लगेगा, जिसको क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। क्या कहते हैं, कैपिटल जी। तो यहाँ से फोर्स क्या हो जाएगा, अगर यहाँ बात करें हम लोग, तो फोर्स क्या हो जाएगा सर, जी इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर, यही हो जाएगा क्या अपना, क्या हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा। ठीक है, क्या यही क्या हो जाएगा अपना, फोर्स हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, आया ना। तो ये अगर बात करें तो न्यूटन के अकॉर्डिंग, द टू पॉइंट्स पार्टिकल विथ मासेस m1 एंड m2 अट्रैक्ट इच अदर बाय फोर्स whose magnitude is directly proportional to the किसके, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑफ क्या, टू मासेस, दैट इज m1 इंटू m2, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ठीक है, उसके अलावा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या सर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर, बताते हैं ना, डिस्टेंस के क्या होगा, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बिटवीन देम। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द लाइन ऑफ द ज्वाइनिंग द टू मासेस। अब सर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो सर ये दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है ना, हाँ उसी डायरेक्शन में होगा ये लोग का फोर्स भी। ठीक है ना। तो चलिए सर यहां तक आपको बातें समझ में आ गई। अगर हम इसको अच्छे से प्रेजेंट करें, आगे अच्छे से प्रेजेंट करें, तो इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों m1 m2 है, और ये क्या है सर, मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यही क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कहां से आया था सर, जहां हम लोग क्या किए थे सर, इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल टू लगाए थे, तभी क्या आया था सर, ये मेरा जी आया था। ठीक है, और ये दोनों बॉडी के बीच का सर डिस्टेंस कितना है, आर, ये बॉडी का मास m1 है और वो बॉडी का मास m2 है। ठीक है, तो यही फोर्स अपना क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये जी क्या कहलाएगा सर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, आप लोग को मन कर रहा होगा सर जी का यूनिट बताइए, वैल्यू तो बताएंगे ही बताएंगे, और सर क्या यूनिट बताइए। तो जी का वैल्यू जो ना है अप्रोक्स होता है 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11। कितना होता है सर, 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11। लेकिन आप लोग को मन कर रहा होगा सर इसका यूनिट बताओ जी का, तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं। कैसे सर, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जी आ गया, मास m1 m2 मतलब kg स्क्वायर ना, डिवाइड बाय डिस्टेंस, आर क्या डिस्टेंस ना, मीटर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। यही किसका यूनिट हो जाएगा सर, जी का, क्या एन m स्क्वायर बाय kg का स्क्वायर, यही किसका यूनिट हो जाएगा, जी का। तो समझ में आया आपका जी का यूनिट क्या होगा, ठीक है क्या, हाँ सर। चलिए तब आगे चले, अब इसके आगे हम लोग, चलिए सर इसके आगे बात करते हैं। हाँ ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन अपना क्या था, एफ इक्वल टू, यहाँ पे जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है सर, ठीक है। तो
उसका वैल्यू होता है कितना सर 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। तो ये जी का वैल्यू जितना है ना, आप सोच रहे होंगे कि सर इसका बदलेगा वैल्यू कि वही रहेगा कि चेंज होगा। तो ये जी का वैल्यू ना पूरे यूनिवर्स में क्या होता है ना, सेम ही रहता है भाई। कहीं भी चल जाओ जी का वैल्यू जो यहाँ है वहां हर जगह क्या होगा, यही जी रहने वाला है। ठीक है, हर जगह क्या होने वाला है, यही जी होने वाला है। ठीक है क्या, चलिए जैसे एक इसके ऊपर क्वेश्चन छोटा सा देख ले हम लोग, देख ले क्या। हाँ चलिए सर दिखाइए, व्हाइट बोर्ड पे आ जाइए। ठीक है ना, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, कितने kg का सर 2 kg का, ठीक है क्या, ठीक है। और ये एक 4 kg का है, कितने kg का 4 kg का, ठीक है ना। हाँ ठीक है यहाँ तक, या 5 kg का ले लीजिए, 5 kg का ले लेते हैं, ठीक है 4 नहीं 5 kg का ले लेते हैं, ठीक है ना सर 5 kg का ले लीजिए, 5 kg का, ठीक है ले लिए। अब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, आप मान लीजिए कितना दिया ये दोनों बॉडी के सेंटर के बीच का डिस्टेंस सर 10 मीटर दिया है, कितना दिया है 10 मीटर दे दिया। और अब आपको बोल रहा है ना कि बताइए ये दोनों बॉडी के बीच कितना फोर्स लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो निकाले क्या वो फोर्स, तो हम पढ़े सर F इक्वल टू क्या होता है फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले, देख लीजिए ऐसे ही निकलता है, क्या होता है सर G इंटू M1 M2 बाय आर स्क्वायर, यही होता है क्या। चलिए अब बताइए M1 कितना है सर मेरा 2 kg, M2 कितना है सर 5 kg, और R जो डिस्टेंस वो लोग के बीच कितना है 10 मीटर, यही ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो G का वैल्यू पुट कीजिए सर 6.67 इंटू 10 के पावर -11, यही था ना G का वैल्यू, ये कांस्टेंट है ना एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पुट कर दिया। अब M1 कितना है सर 2, M2 कितना है सर 5, R कितना है सर 10 का स्क्वायर, यही क्या। तो अगर इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करें 6.67 इंटू 10 के पावर -11, तो 5 टू जा कितना सर 10, और नीचे 10 का स्क्वायर सर 100, एक एक जीरो चला गया क्या, एक एक जीरो क्या हुआ चला गया। अब ये एक जीरो ऊपर जाएगा तो ये भी जीरो माइनस में बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा सर 6.67 इंटू 10 के पावर -12 न्यूटन। समझ में आया बात, देखिए आप लोग कैसे निकाले हम दोनों बॉडी के बीच फोर्स, एकदम इजी था, फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू पुट करना है और निकल जाएगा ना। चलिए तो यहां तक चीजें अभी तक आप लोग को पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, हो गई है ना, ठीक है सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है इसके आगे बात करें क्या। तो अब इसके आगे क्या बात करते हैं कि ग्रेविटेशन का यूज क्या है सर, क्या ग्रेविटेशन का यूज क्या है। तो भाई पता है आपको, अगर ग्रेविटेशन नहीं रहेगा ना, अगर ग्रेविटेशन नहीं रहेगा तो आप चल नहीं पाइएगा, अस्थिर नहीं रहेगा, आप उड़ते रहिएगा, इधर उधर 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 होते रहिएगा, समझ में आया। हाँ अगर कहीं ग्रेविटेशन नहीं है तो आप देख रहे हैं लड़का को कैसे स्पेस में जाने का उड़ने लग गया, तो ऐसे ही आप भी उड़ने लग जाइएगा। देखिए वो पीछे वाला भी उड़ रहा है, उड़ा है ना आसमान में, ये भी देखिए उड़ने लग गया, समझ में आया। तो ग्रेविटेशन नहीं रहेगा तो आप जमीन पे नहीं रह पाइएगा, क्योंकि जमीन खींचता है अपने आप को, तभी तो उसके ऊपर अच्छे से संतुलित है हम लोग, तो यही है। तो सर क्या, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट कीप्स एवरीथिंग एट द प्लेस, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही क्या होता है, हर कोई अपने जगह पे रहता है, ठीक है। अदरवाइज वी वुड हैव बीन फ्लोटिंग इन द एयर, कोई दिक्कत यहाँ तक। और हम लोग जो चलते हैं वो भी किसके कारण सर, ग्रेविटेशन के कारण ही चल पाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है सर। हाँ यहाँ तक आप लोग को कुछ दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसके अलावा और अगर हम बात करें कुछ ग्रेविटेशनल के बारे में, तो आप लोग को पता है जो अपना लोग का ये सोलर सिस्टम है, वहाँ पे ये लोग जो ऐसे सराउंडिंग मारते रहते हैं अपने जगह पे, ऐसा क्यों, कैसे, क्यों नहीं हिलते जुलते सर। तो ये भी ग्रेविटेशन का ही कारण है, किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का कारण, जिसके कारण ये लोग क्या रहते हैं, अपने प्लेस पे रहते हैं, समझा। तो अगर वो ग्रेविटेशन नहीं रहता ना तो ये लोग सब एक दूसरे की तरफ जाके टकरा उकड़ा के खत्म हो गए रहते हैं, समझ में आया। तो सर इट्स आल्सो गिव द अर्थ सन, ठीक है, अर्थ सन, ठीक है, अदर सेलेस्टियल्स बॉडी एट द राइट प्लेस। तो ये लोग को भी अपने प्लेस पे रखने में कौन हेल्प करता है सर, तो सर ग्रेविटेशनल फोर्स ही हेल्प करता है। अच्छा नदी उदी में टाइड्स वूड्स आते देखे क्या आप लोग, बाढ़ टाइप का थोड़ा सा टाइड्स देखते हैं ना आते हुए, तो वो कैसे आता है, हाँ वो क्यों आता है, समझे। मून जो है
वो देख रहे ना आप मून को भी, हाँ वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर कैसे लगाते रह जाता है, क्यों बताइए, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर क्यों लगाते रह जाता है, ठीक है, अपनी जगह से खत्म हटता क्यों नहीं है, तो सर ग्रेविटेशन के कारण ही, किसके कारण, ग्रेविटेशन के कारण ही वो क्या होता है सर, अपनी जगह पे रहता है। यहां तक आपको बातें क्लियर हुई, हाँ, तो ये आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, ठीक है क्या सर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी नेचुरल फेनोमेना ऑफ अर्थ लाइक टाइड्स, ऑर्बिटिंग ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये सब भी किसके कारण होता है, सब सर ग्रेविटेशन के कारण ही हो पाता है। ठीक है, यहां तक एग्जांपल भी समझ गया कि सर ग्रेविटेशन के कारण क्या क्या होता है, हाँ, कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं है। चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अगर अब हम लोग बात करें कि हम लोग किस तरीके से सर जो रोटेट करता है ना, वो किस तरीके से करता है, ध्यान से देखिएगा तो, ठीक है ना। जैसे ये क्या है, सन है, क्या है, सन है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिए, ये अर्थ लिए, और ये क्या होता है, इस तरीके से इसके राउंड घूमते रहता है, पता है आपको, इस तरीके से घूमता रहता है। तो ऐसा क्यों घूमता है, अभी लोग पहले देखे ना कि सर ये घूमते रहता है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए ये तो पहले बेचारा आगे घूम रहा था, अगर इसके ऊपर अंदर की तरफ कोई फोर्स नहीं लगता तो ये पता है इस तरह से टर्न नहीं लेता, वो कैसे जाता, सीधे जाते रहता क्या, तो क्या होता, सीधा जाता रहता ना, तो फिर इस तरीके से घूम पाता क्या, नहीं घूम पाता ना। तो क्या होता है ना, इसकी तरह एक फोर्स लगते रहता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स लग कहते हैं। जब सेंटर की तरफ कोई फोर्स लगते रहे ना तो उसको कौन सा फोर्स कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फोर्स इस तरीके से सेंटर की तरफ लगते रहता है, इसी कारण से ये क्या होगा, इस तरीके से अपना आगे जाते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है, समझ में आया। यहां पहुंचा तो यहां फिर से इसके ऊपर लग रहा है, यहां पहुंचा यहां फिर से लग रहा है, हमेशा क्या हो रहा है, एक सेंटर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगते जा रहा है, समझ में आया, जिसके कारण ये एक सर्कुलर पाथ पे चल पाता है। अगर नहीं लगता सर सेंट्रीपिटल फोर्स तो क्या होता है, ये ऐसे कहीं भी सीधा भाग जाता है, ऐसे भाग जाता। क्लियर हुआ यहां तक बात, ठीक है। तो यहां तक आपका ग्रेविटेशन के कारण क्यों जो ऑर्बिट्स चक्कर लगाते हैं किसी दूसरे, जैसे आपका अर्थ है तो उसके अराउंड क्यों मून राउंड लगाते रहता है ये चीज आपको, या अर्थ क्यों सन के राउंड लगाते रहता है चक्कर, ये यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया ना। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं, चले क्या इसके आगे, चलिए। तो अब हम लोग देखते हैं फ्री फॉल्स, क्या देख रहे हैं, फ्री फॉल्स। तो आपको पता ही है कि फ्री फॉल्स क्या होता है सर, कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है और नीचे की तरफ गिरने लगता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, फ्री फॉल्स कहते हैं, फ्री फॉल्स कहते हैं ना। अच्छा सर जब फ्री फॉल्स हो रहा है, क्या हो रहा है सर, फ्री फॉल्स हो रहा है तो क्या होगा उस दरमियान कि सर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। क्यों प्रोड्यूस होगा सर, क्योंकि हमको पता है कि सर ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे था वो रेस्ट में था, क्या था, रेस्ट में था, और धीरे धीरे चलने लग गया ना, उसके अंदर क्या आ गया, स्पीड वेलोसिटी आ गया, क्या, हाँ क्या हुआ, स्पीड वेलोसिटी उसका धीरे धीरे क्या आने लगा, बढ़ने लग गया ना। हाँ तो जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी यहां पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे आता है सर, वो अर्थ जो फोर्स लगाता है ना तो क्या होता है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, आपको पता है। तो यहाँ पे वही एक्सेलरेशन कौन सा कहलाता है, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है ना सर। अब वैसे भी आपको पता है कि सर वेलोसिटी पहले स्टार्टिंग में 0 तो आप गिरने लग गया तो वेलोसिटी आ गया, तो वेलोसिटी चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन आएगा ना। तो बस वहां जो ये स्मॉल ए था ना वो अब क्या बन गया है, ये जी। तो जब भी फ्री फॉल का आपको बात करेगा तो आप ये वाला स्मॉल ए वाला एक्सेलरेशन मत लीजिएगा, कौन सा एक्सेलरेशन लीजिएगा, जी। ए वाला आपको कब लेना, जब मोशन पड़ रहे थे, स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, वहां सब आप ए लीजिएगा। लेकिन जैसे ऊपर नीचे वर्टिकल चलने लग गए ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगा ना, तो आपको ये स्मॉल जी लेकर के बात करना होगा, ठीक है। तो सर अगर हम बात करें फोर्स का, तो फोर्स बराबर तो सर एम ए होता था, क्या होता था, एम ए। तो अब यहां फोर्स बराबर क्या होगा सर, एम इंटू जी, क्या होगा, एम इंटू जी, होगा कि नहीं होगा बताइए। तो यहां पे फोर्स आपको याद रहेगा क्या होगा सर, एफ इक्वल टू एम इंटू जी। अच्छा सर जी का यूनिट बताइए, तो ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही है ना, ये भी क्या है, एक्सेलरेशन ही है ना, ये क्या है सर, एक्सेलरेशन ही है ना। तो इसका यूनिट क्या होगा, जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही इसका क्या होगा, यूनिट होगा। कोई तकलीफ आप लोग को नहीं। यहां से एक हम छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, चलिए देखते हैं, ठीक है।
चलिए आइए तो देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि सर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बॉडी है, ठीक है। कितने केजी का? 10 केजी का। कितने केजी का? 10 केजी का। समझ में आया? तो सर अब ये 10 केजी का बॉडी है, तो सर बताइए तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर कितना लगेगा? तो हमको पता है एक फोर्स हमेशा इसके ऊपर लगते रहता है, किधर से? नीचे के डायरेक्शन में लगते रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका वैल्यू पूछ लेगा कि बताइए कितना होगा। तो हम लोग को क्या पता कि सर फोर्स इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? m इंटू जी। सर इसके बाद f इक्वल टू कितना? m 10 है और g का g, तो कितना लगा फोर्स? 10g। कितना? 10g। लेकिन अब सर g क्या है? जी आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उसका वैल्यू जो ना अप्रोक्स 9.8 होता है। जी का वैल्यू कितना होता है? अप्रोक्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कहां से आया है ये अभी हम आपको बताने वाले हैं। कहां से आया है ये अभी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो अप्रोक्स इतना होता है। कभी कभी कैलकुलेशन इजी करने के लिए बुक में जब लिखा रहेगा, क्वेश्चन में आपका लिखा रहेगा G10 लीजिए, तभी आप 10 लीजिएगा। ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए देता है। अगर ये 10 नहीं लिखा है तो आपको 9.8 लेकर के ही चलना होगा। अगर जी का वैल्यू 10 नहीं लिखा है क्लियर बुक में, तो सर अगर हम यहाँ पर 9.8 रख दे जी का वैल्यू, तो कितना आ जाएगा अपना फोर्स का वैल्यू? सर 98 न्यूटन आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो सर ये जी का वैल्यू 9.8 आया कहां से? कहां से आया? बात ये करना है, यही बात करना है ना। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? क्या बोलता है सर? तो हम आपको पढ़े थे कि सर फोर्स इक्वल टू, अभी थोड़ा देर पहले क्या पढ़े थे? जी इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर, यही ना। और अभी एक क्या पढ़े सर? यहां दूसरे सिंबल में लिख लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरीके से लिख लेते हैं mm, एक कैपिटल एक स्मॉल इंटू आर स्क्वायर। और अभी जो हम फोर्स का फॉर्मूला पढ़े वो क्या पढ़ लिए सर? mg। ये ना कैपिटल है मतलब अर्थ का मास, और स्मॉल है मतलब ये बॉडी का मास, ऑब्जेक्ट का। तो ये स्मॉल एम क्या है सर? ये बॉडी का मास है, यही पढ़े ना। तो दोनों कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है ना। दोनों क्या है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है ना। तो दोनों को क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए कि नहीं? चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं हम लोग, बोर्ड को क्लीन करके। तो सर आप क्या बताएं हमको कि फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जी इंटू mm बाय आर स्क्वायर। ये स्मॉल एम क्या है सर? एक ऑब्जेक्ट, और कैपिटल एम क्या है सर? एक अर्थ, बड़ा सा अर्थ, ठीक है ना। तो इसलिए एम कैपिटल लिख दिया वहां पे, बड़ा वाला, ठीक है। और अभी आप फोर्स का फॉर्मूला बता रहे हो सर क्या? एम इंटू जो बॉडी है उसका मास इंटू जी। तो दोनों फोर्स है तो दोनों क्या हो जाएगा? यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों सर सेम ही फोर्स है। तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, कर दीजिए। तो लीजिए इक्वल कर दिए हम, कट गया क्या? तो यहां से स्मॉल जी क्या गया? जी एम बाय आर स्क्वायर। क्या गया सर? जी एम बाय आर स्क्वायर आया क्या? आया ना। तो इसका क्या मतलब हुआ पता है? कि ये सर रिलेशन आ गया किसमें सर? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये है, और ये क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये दोनों के बीच रिलेशन आ गया। तो ये फॉर्मूला यहां तक आया आपका, ठीक है ना। तो अब सर स्मॉल जी का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो स्मॉल जी का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर? ये जी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। जी का वैल्यू कितना होता है सर? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यही होता है ना। अब उसके बाद m का वैल्यू पुट करना पड़ेगा सर। m का वैल्यू कितना होता है सर? 6.4 इंटू 6 होता है, एक्यूरेट 6 होता है। कितना होता है सर? एक्यूरेट 6, ठीक है। अप्रॉक्स में ही ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। और अगर बात करें किसका सर? सर रेडियस का, अर्थ का रेडियस, अर्थ का मास लिए अर्थ का रेडियस का। तो अर्थ का रेडियस होता है 6.4 इंटू 10⁻6, ये होता है अर्थ का रेडियस अप्रॉक्स। तो जब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे अच्छे से तो पता है कितना आ जाएगा सर? आ जाएगा जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या बात यहां तक? यहां तक आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी? हुई क्या? नहीं हुई। तो यहां से हम लोग को स्मॉल जी का वैल्यू मिलता है,
ठीक है ना। तो यहाँ यही चीज हम लोग यहाँ पे भी F इक्वल टू mg में भी लगाते हैं। ठीक है क्या? ओके सर, यहां तक सब बातें क्लियर हो गई अपनी। अब इसके आगे चले हम लोग। ठीक है सर, इसके आगे बात करते हैं अब। तो यहां तक अच्छे से देख लिए हैं, तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अपने चलते हैं। ठीक है ना। तो सर यहाँ क्या बताया है, अब सर यहाँ पे क्या बताया, ध्यान से समझिएगा। तो ये क्या बताया सर, द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये पता है हम लोग को, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। जब अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई बॉडी नीचे गिरता है तो उसी को क्या कहते हैं, फ्री फॉल्स। When an object fall toward the earth, there is change in acceleration, या change in velocity होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, change in velocity ना, हाँ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, वही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो सो दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वहां जो एक्सेलरेशन आया तो उसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहेंगे सर, क्या करने वाले हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आगे चले, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय क्या सर, स्मॉल जी। स्मॉल जी से हम लोग डिनोट करते हैं उसको। अब उसके आगे सर, तो यूनिट क्या होगा, तो जो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही यूनिट होगा स्मॉल जी का, होगा कि नहीं। हाँ सर, यहां तक ठीक है। अगर हम लोग सेकंड लॉ से बात करें तो सेकंड लॉ से हम फोर्स क्या पढ़े थे सर, एम इक्वल टू एम ए, क्या पढ़े, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, एफ इक्वल टू क्या, एम इंटू ए। तो सर यहाँ ए जो है एक्सेलरेशन है, लेकिन वो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ बदल के क्या होने वाला है, जी, स्मॉल जी होने वाला है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, एम इंटू जी। और आपको पता है सर कि दोनों फोर्स सेम ही है, तो इसका मतलब सर एम जी किसके इक्वल हो जाएगा सर, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस के बराबर। तो यहां से जी बराबर क्या आ गया सर, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू एम बाय आर स्क्वायर, उसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, यहाँ डी डिनोट कर रहे तो डी स्क्वायर। ठीक है क्या। तो यहां तक आप लोग को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। और वहां से एम जी का वैल्यू और डी का वैल्यू पुट किए तो स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपने को आ गया ना। तो सर यहां तक तो बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि मास क्या होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं मास क्या होता है। ठीक है, तो मास कुछ नहीं होता है, पता क्या है मास रियलिटी में ना क्या है कि सर ये बताता है किसी बॉडी का इनर्शिया वाला जो प्रॉपर्टी है ना, वही कौन बताता है सर, मास। ठीक है, ये इनर्शिया को मेजर करता है। ठीक है ना, अगर इनर्शिया ज्यादा हुआ तो मास ज्यादा होगा, अगर इनर्शिया कम हुआ तो मास कम होगा। कोई दिक्कत। अगर बात करें मास चेंज होता है क्या सर, तो आप कहीं भी चले जाइए बॉडी का मास चेंज कभी नहीं होगा, जितना मास है ना उतना ही मास रहता है किसी भी बॉडी का। तो मास समझ में आया। असली बात में क्या है मास सर, किसी बॉडी का इनर्शिया को जो बताता है वो कौन बताता है, मास ही बताता है। अगर इनर्शिया ज्यादा है तो मास ज्यादा होगा। ठीक है सर, तो यहां देखिए तो क्या बताया था, मास ऑफ ए बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। बॉडी का इनर्शिया कौन मेजर करता है सर, मास ही मेजर करता है। इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज मोर इट्स इनर्शिया इज मोर। और हम लोग कहीं भी चले जाए तो क्या चेंज नहीं हो सकता है सर, मेरा मास, ये चेंज नहीं हो सकता है। और अगर मास का यूनिट का बात करें तो मास का यूनिट क्या होता है सर, केजी। क्या यूनिट होता है, केजी। किसका यूनिट होता है सर, मास का। क्या यूनिट होता है, केजी यूनिट होता है। ठीक है क्या यहां तक, हाँ अभी तक आपको सही है। अब बात आता है वेट। तो आप लोग कभी दुकान पे जाते तो मास को वेट भी बोल देते हो क्या, हाँ कि सर हमको इतना वेट वाला चीज दीजिए, ऐसा बोल देते हो ना, इसका वेट कितना है, ऐसे पूछ लेते हो ना। हाँ, और उसी को आप लोग क्या समझते हो, मास है क्या उसका, दोनों को आप लोग सेम समझते हो ना। आज से समझ जाइए दोनों अलग चीज होता है। दोनों क्या होता है, अलग चीज। मास इनर्शिया बताता है, अब वेट जो ना ये एक टाइप का फोर्स है। ये क्या एक टाइप का फोर्स। तो फोर्स कैसे निकलता था सर, मास में एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके। तो वैसे वेट भी कैसे निकलेगा, मास में एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होने वाला है ना वो अपना लोग का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होने वाला है। क्या होने वाला है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होने वाला है। तो आपको पता है जो स्मॉल जी है ना उसका वैल्यू चेंज होते रहता है। क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। जैसे सर एफ इक्वल टू जो है ना एम इंटू जी होता है ना, अगर जी का वैल्यू चेंज होगा, ठीक है ना, जैसे इक्वेटर पे ज्यादा होता है, पोल पे कम होता है, तो जी का वैल्यू कम हुआ तो ये फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। और जी का वैल्यू ज्यादा हुआ तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया। तो सर यहाँ पे क्या वेट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो वेट भी एक टाइप का फोर्स है। तो वेट बराबर क्या हो जाएगा सर, एम इंटू जी, क्योंकि फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो यहाँ ग्रेविटी का बात कर रहे हैं तो जी लेंगे एक्सेलरेशन की जगह, तो फोर्स ही डब्ल्यू वेट है। समझ में आया। किसी बॉडी का वेट
ही क्या है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई तकलीफ आपको यहां तक? नहीं सर। तो सर वेट क्या है? द वेट ऑफ ए बॉडी इज फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है ना अर्थ बॉडी को, वही फोर्स क्या है? वेट है उस बॉडी का। द फोर्स विथ विच बॉडी अट्रैक्ट बाय द अर्थ इज डिपेंड, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम इंटू जी। क्या हो जाएगा? एम इंटू जी। अब क्या सर? जी का वैल्यू क्या होता है सर? चेंज होते रहता है। जी का वैल्यू क्या होता रहता है? चेंज होते रहता है। जैसे आप चांद पे चले जाइएगा ना, तो जो अर्थ पे जी है ना, वो चांद पे जाने के बाद ये G/6 बन जाता है। क्या बन जाता है? G/6। समझना? G/6 बन जाता है। तो सर वहां पर जी का वैल्यू कम हो गया ना, G/6 बन गया, मतलब जी का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। तो इसका मतलब वेट भी वहां क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सर वहां का वेट भी कम हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आगे बात करें तो अर्थ पे क्या है सर? जी कांस्टेंट, लेकिन अगर दूसरे जगह हम जाएं तो वो जी चेंज हो सकता है। द वेट ऑफ ए बॉडी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो एसआई यूनिट ऑफ वेट इज सेम एज फोर्स या न्यूटन। तो वेट भी एक तरीके का फोर्स है, ठीक है ना? तो वेट का भी यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा ना। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब आगे चले सर, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट मून, मून की बात कर रहे हैं। तो सर अगर अर्थ पे कोई चीज का वेट कितना है सर? वेट इज इक्वल टू एम जी। कितना है? एम जी। अब आपको पता है कि सर वहां पे मून पे जाइएगा तो जी का वैल्यू कितना बन जाएगा? G/6। तो वेट उसका कितना हो जाएगा? ये कहाँ का था सर? अर्थ का। अब मून का वेट निकाल रहे हैं, तो मून के लिए कितना पुट करना पड़ेगा सर? mg/6 ना। कितना सर? mg/6। तो सर ये mg को WE बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? WE ना। तो WM बराबर क्या हो जाएगा सर? WE/6 हो जाएगा कि नहीं? mg को WE बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए तो सर अर्थ पर जो वेट है उससे 6 पे से डिवाइड कीजिएगा तो किसका वेट कहलाएगा? मून का वेट। समझा? तो अगर आपके लिए कोई चांद पे शॉपिंग करे ना कुछ और अर्थ पे आए और वो वाला आपको वेट बताएगा, तो वेट बताइए वेरी कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? तो इसलिए मास बोल के शॉपिंग कीजिएगा अगर दूसरी जगह कर रहे हैं, ठीक है ना? कि अर्थ पे आए तो आपको वही मास शो करेगा, मास वेरी नहीं करता है। लेकिन वेट के अकॉर्डिंग आप शॉपिंग कीजिएगा ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा कि नहीं? तो यहां तक आप लोग का कोई दिक्कत नहीं। तो अगर अर्थ पे मास इतना है, ठीक है, और अर्थ का रेडियस इतना होता है, और मून का मास इतना होता है, अर्थ का रेडियस, मून का रेडियस उतना होता है, ठीक है। वैल्यू यहाँ पे हम आपको दे दिए हैं कि सर अर्थ का रेडियस कितना होता है? अप्रोक्स 6 × 10 के पावर 24, और अर्थ का मास अति रेडियस कितना होता है? 6.4 × 10 के पावर 6 अप्रोक्स में। और मून का बात करें तो 7.4 × 10 के पावर 22 क्या होता है सर? उसका मास होता है। और रेडियस का बात करें मून का तो 1.74 × 10 के पावर 6 अप्रोक्स में होता है। कोई तकलीफ नहीं सर। चले अब आगे चलते हैं। तो आइए उससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन फेस करा देते हैं, ठीक है ना? क्या सर? एक क्वेश्चन दिखा दो। क्वेश्चन दिखा दे क्या? चलिए क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना? आपको जो ना एक बॉडी है अर्थ पे जिसका मास है 10 kg। कितना है सर? 10 kg, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, आपसे पूछे कि इसको हम लेके गए, पता है कहाँ? मून पे लेके गए। कहाँ लेके गए? मून पे। तो वहां पे उसका वेट बताइए। क्या बताइए? वेट। और अर्थ पे है तब उसका वेट बताइए। तो हमको पता है सर अगर अर्थ पे बात करेंगे तो क्या लेंगे हम? वेट का फॉर्मूला m × g। तो m का वैल्यू 10 दिया है और g का वैल्यू कितना लेंगे सर? 9.8। तो कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन लेंगे ना यूनिट, क्योंकि वेट एक तरीके का क्या है? फोर्स है। लेकिन अगर इसी को हम कहाँ लेके चले गए? चांद पे, मून पे, तो जी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? G/6। यही हो जाता है ना वहां पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला वेट का? m × G/6। तो सर अगर बात करें ये 10 है मास और ये कितना है सर? जी का वैल्यू 9.8/6। तो सर कितना हो जाएगा? 98/6। इसको वैल्यू की डिवाइड करेंगे तो 16.92 दो लगभग 16.3 के आसपास आएगा। कितना आएगा सर? 16.3 के आसपास आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ पर का जो वेट होगा उसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो किसका वेट निकलेगा सर? मून पर का वेट निकलेगा। ठीक है ना? यहां तक कोई तकलीफ, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके आगे अब अगर हम लोग आगे और बात करें, इसके आगे और बात करें तो अगला टॉपिक अपना लोग का थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो थ्रस्ट क्या होता है ये समझिए आप। थ्रस्ट होता क्या है? तो थ्रस्ट एंड प्रेशर समझने से पहले सबसे पहले थ्रस्ट समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे? प्रेशर समझेंगे।
तो थ्रस्ट क्या होता है सर, सुनिए, जैसे एक कोई सरफेस है, ठीक है ना, सरफेस है, उसके ऊपर अगर हम लोग परपेंडिकुलरली एकदम सीधा अगर फोर्स लगा रहे हैं ना, कैसा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, एकदम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं किसी सरफेस के ऊपर, तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है ना, यही क्या कहलाया जाएगा, थ्रस्ट। तो थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स होता है, कैसा फोर्स, किसी सरफेस के ऊपर लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स ही क्या है, थ्रस्ट है। क्लियर हो गया। तो सर अगर हम डिफिनेशन देखें थ्रस्ट का, तो क्या है, थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये एकदम 90 डिग्री पे सरफेस का लगने वाला चीज है। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर एग्जांपल का बात करें, एग्जांपल बताओ, व्हेन यू स्टेड ऑन लूज सैंड द फोर्स ऑफ योर बॉडी इज एक्टिंग ऑन ए एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ योर फीट। जैसे हम लोग अगर किसी जमीन पे पैर पे रखते हैं, तो जितना अपना लोग का पैर का साइज है ना, समझ में आया, उतना ही फुट का उतना ही क्या जगह पे आप क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं, दूसरे जगह आप फोर्स नहीं लगा सकते हैं ना। ठीक है, व्हेन यू लाई डाउन द सेम फोर्स एक्ट ऑन द एरिया इक्वल टू द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द होल बॉडी। इन दिस केस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सैंड इज द सेम। अब क्या है, अगर आप सो जाइए, क्या कीजिए, सो जाइए, ठीक है ना, तो सो जाइएगा जमीन पे, तो आपका पूरा बॉडी जितना ऊपर से नीचे तक है वो पूरा फोर्स लगा के क्या, तो जगह भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जगह ज्यादा हो जाएगा ना, और पूरा बॉडी अगर ले रहे हैं तो जगह भी क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक बात सर? हाँ यहां तक क्लियर है। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट समझ गए आप लोग क्या होता है सर, कि एक तरीके का सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेशर क्या होता है सर। तो प्रेशर ध्यान से सुनिएगा क्या होता है, क्या होता है ना प्रेशर, कि सर अगर कोई सरफेस है, क्या है, एक सरफेस, ठीक है, और उसके ऊपर फोर्स लग गया, ठीक है ना, तो यूनिटी एरिया पे कितना फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, कितने एरिया पे, यूनिटी एरिया, समझ में आया, यूनिटी एरिया पे जितना फोर्स लगा रहे हैं ना, उसी को हम कहते हैं हम लोग क्या, प्रेशर। तो प्रेशर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। समझ में आया, आप एकदम एक एरिया लीजिए, ठीक है ना, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर जो लेना लीजिए, और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स, ठीक है ना, तो यहां पे क्या कहा जाएगा मेरा सर, प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का डिफिनेशन की बात करें तो प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। समझ में आया। तो अगर प्रेशर का हम लोग क्या बात करें सर, फॉर्मूला का, तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, थ्रस्ट बाय एरिया, क्या हो जाएगा, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा, अब प्रेशर का यूनिट, तो पहले थ्रस्ट का यूनिट जान जाते हैं, थ्रस्ट एक तरीके का फोर्स था तो न्यूटन हो गया, और एरिया क्या है सर, एक तरीके का, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर, तो ओवरऑल प्रेशर का यूनिट क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आया क्या, क्लियर है यहां तक? हाँ सर क्लियर है। तो अब अगर हम लोग इससे आगे बात करें, ठीक है, जैसे व्हाइट बोर्ड में आए, ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड पे, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है, हाँ जैसे कि सर ये एक ब्लॉक है, ठीक है ना, ये ऊपर वाला सरफेस देख रहे क्या, ऊपर वाला रेक्टेंगुलर सरफेस दिख रहा है ना, सरफेस कैसा है सर, रेक्टेंगुलर टाइप का, ये मान लीजिए 10, ठीक है, और ये कितना सर 5, ये दिख रहा है ना आपको सर, इसका लेंथ इधर वाला 10 है और इधर वाला क्या है 5, और इसके ऊपर जो ना परपेंडिकुलर ऊपर से एक फोर्स लग गया, ऊपर वाले सरफेस पे एकदम परपेंडिकुलर फोर्स लग गया, ठीक है ना, अब फोर्स का वैल्यू ले लीजिए, आप कितना ले लीजिएगा सर, हाँ सर 5 ले लीजिए, कितना ले लीजिए 5 न्यूटन, ठीक है ना। अब वो आपसे पूछा कि बताइए प्रेशर कितना होगा, क्या प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते थे सर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यही ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो बताइए तो सर फोर्स उसके ऊपर कितना लग रहा है सर, 5 न्यूटन, तो 5, और एरिया ये रेक्टेंगुलर है ना, शेप कैसा है रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है सर 10 इंटू 5, 10 इंटू 5, तो कितना आ गया सर 5/50 ना, मतलब 1/10, ठीक है ना, तो 1/10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, और पास्कल, पीए क्या कहा जाता है सर, पास्कल, ठीक है ना। तो यहां तक समझ में आ गया सर प्रेशर। अच्छा ये आपको ऐसे फोटो दे देता, ये क्यूबॉइड था, आप क्यूब दे दिया, क्या दे दिया, क्यूब, ठीक है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, और इस तरीके से इसके ऊपर भी फोर्स कितना लग रहा है 5,
ठीक है ना, 5 न्यूटन। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता कि बताइए ज्यादा प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है कि इसके ऊपर, किसके ऊपर, इसके ऊपर कि इसके ऊपर। तो यहां भी निकाल लेते हैं हम लोग। सर कैसे निकालेंगे सर? तो सर प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो सर फोर्स कितना है इसके ऊपर, 5, एरिया सर इसका 5 × 5, ये स्क्वायर टाइप दिख रहा है ना, तो कितना हो जाएगा सर 5/25, मतलब 1/5, 1/5। तो डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.2, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना सर 0.1। तो बताइए जिसका एरिया कम आया, क्या आया, कम आया, उसके ऊपर प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा, प्रेशर क्या ज्यादा, और जिसका प्रेशर ज्यादा आया उसके ऊपर एरिया क्या लग रहा है, जिसके ऊपर प्रेशर ज्यादा लग रहा है उसका एरिया क्या हो रहा है, कम। इसका मतलब ये अगर हम लोग कंक्लूड करें, क्या कंक्लूड करें सर, कि फोर्स क्या होता है सर, बाय एरिया प्रेशर होता है। तो सर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया अपना एरिया के, क्या हो गया सर, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के। ये समझ में आया? हाँ, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बात करें तो प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर फोर्स ज्यादा लग रहा है किसी के ऊपर तो उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, अगर एरिया कांस्टेंट है तो। लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट है, किसी का एरिया कम है, तो उसके ऊपर प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा। ठीक है ना, तकलीफ कोई आपको यहां तक नहीं। और अगर दोनों वेरिएबल है, फोर्स भी एरिया भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, किसके ऊपर ज्यादा लग रहा है और किसके ऊपर कम लग रहा है। तो यहां तक आप लोग को पूरी अच्छे तरीके से सब चीजें समझ में आ गई कि सर प्रेशर फोर्स से क्या रिलेशन है, सर प्रेशर का एरिया से क्या रिलेशन है। ठीक है, अगर इस तरीके का आपको फोटो दे दिया गया, जैसे एक एग्जांपल देखिए, ठीक है ना, यहाँ एग्जांपल हम लेकर के देखते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट आपको दे देगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, सरफेस, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर इस तरीके से, ये सरफेस है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर इस तरीके से फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, और वही फोर्स ये छोटा वाला सरफेस पे लग रहा है, सेम फोर्स जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है। तो आपसे पूछेगा कि प्रेशर किस पे ज्यादा लग रहा है भाई, किस पे लग रहा है प्रेशर, तो हम देखेंगे कि इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2। तो एरिया किसका ज्यादा है सर, A1 का ज्यादा है, किससे, A2 से। और यहाँ पे फोर्स क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, दोनों में सेम है ना। तो सर एरिया ज्यादा है जिसका, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर 1 क्या हो जाएगा सर, प्रेशर 2 से कम हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, अगर सर एरिया सेम दे देता, एरिया क्या दे देता, सेम, एरिया सेम है, ठीक है ना, A1 इक्वल टू क्या दे दिया इस बार, A2, दोनों क्या है सेम, लेकिन यहां का फोर्स F1 और इसके ऊपर फोर्स F2, ठीक है ना, तो F1 बता दिया ज्यादा है F2 से। F1 क्या है सर, F2 से ज्यादा है। तो F1 ज्यादा है ना और एरिया सेम है ना, तो सर आपको पता है प्रेशर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्या होता है सर, फोर्स। तो F1 ज्यादा है तो P1 भी क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे सर, P2 से। तो इस तरीके का फोटो वाला जब अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आप लोग को इस तरीके से जवाब देना होगा। ठीक है, ये से अभी से अंडरस्टैंड कर लीजिए अपने दिमाग में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है सर, चलिए अब इसका आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं। तो अब इसके आगे जो है ना हम लोग का पता है क्या आने वाला है, क्या आने वाला है सर, अब हम लोग को है प्रेशर फ्लूइड में देखना है। किसमें सर, फ्लूइड में। क्या सर, प्रेशर देखने वाले हैं किसमें, फ्लूइड में। ठीक है, तो अब जैसे वाटर है ना, वाटर, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या एयर है, क्या है, एयर है ना, तो वो प्रेशर लगाएगा। फिर एयर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अंदर में, आप नीचे वाला एयर आप वाटर के बारे में पूछेगा तो उसके ऊपर और दूसरा वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और फिर ऊपर में एयर है, तो उसके ऊपर क्या हो रहा है बेचारा, प्रेशर लग रहा है कि नहीं, अंदर वाले के ऊपर प्रेशर लग रहा है कि नहीं, तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स मतलब सर लिक्विड के ऊपर भी देखेंगे और गैस के ऊपर भी देखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो आप लोग को पता है क्या, जैसे आप लोग पानी का ग्लास देखें क्या, ये पानी का ग्लास है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे फोटो अजीब गरीब हो गया ना, लीजिए ठीक थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक है, हम लोग सर ग्लास कुछ इस तरीके से है, किसका सर, पानी का। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है ना कि पानी जो इस तरीके से है तो ये क्या करते रहता है, ये आपको पता है कि पार्टिकल्स क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो सर यहाँ पे ये क्या करता है, इसके ऊपर एक्सर्ट करते रहता है, क्या करते रहता है, फोर्स एक्सर्ट करते रहता है, पता आपको। अब मूव करेगा तो टकराएगा कि नहीं जा करके, तो सरफेस से ग्लास का टकराते रहा, तो ये टकरा रहा है ना, तो पर यूनिट जितना एरिया पे ये टकरा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे,
सर प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेशर। तो कैसे पता चलता है सर? फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल ऑफ द कंटेनर। यहां देख रहा ना, लगा रहा है ना कंटेनर के। तो फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो फ्लूइड में क्या होता है सर? हर जगह डायरेक्शन में क्या लगाता है? वो प्रेशर लगाता है। जैसे ये देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे कोई फ्लूइड्स का अपना क्या है सर? कोई पार्टिकल्स है, तो ये इधर भी लगाएगा प्रेशर, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और हर वे में यह क्या लगाएगा? इक्वल इक्वल लगाएगा। जितना इसका कैपेसिटी है ना, उतना ये क्या करेगा? हर डायरेक्शन में अपना प्रेशर लगाएगा। यहां तक आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं। अब एक आता है बॉयंसी फोर्स, ठीक है ना, जिसको अपथ्रस्ट फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। बॉयंसी फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, इसके लिए आपको इधर साइड में आना होगा। चलिए व्हाइट बोर्ड पे आते हैं, यहां उस चीज को समझने का कोशिश करते हैं कि क्या होता है बॉयंसी फोर्स। ठीक है ना, तो सर क्या होता है ना बॉयंसी फोर्स? जैसे ये क्या ना, एक बीकर है, ठीक है ना, इसमें इस तरीके से पानी भरा हुआ है। क्या है? पानी भरा है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या किया, हम एक बॉक्स को लाके डाल दिए। किसको? बॉक्स। बॉक्स का कलर थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है ना, बॉक्स का कलर थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। ये बॉक्स को लाके इसमें क्या किए? पानी में डाल दिए हम लोग। डाल दिए ना। तो आपको पता है कि जो क्या होता है ना, नीचे से इसके ऊपर एक फोर्स लगते रहता है। नीचे से इसके ऊपर क्या लगते रहता है? इस ऊपर ले जाने के लिए एक फोर्स इसको लगते रहता है, ठीक है ना। तो इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं बॉयंसी फोर्स। क्या कहते हैं? बॉयंसी फोर्स। तो आप लोग जैसे क्या है कि सर कुआं वगैरह गए हो कभी? कुआं जानते हो? हाँ, वेल। तो वहां क्या होता है ना सर, कि आप पानी डालते होंगे, पानी निकालने के लिए क्या उसमें बाल्टी डालते होंगे, या उसमें रस्सी लगा रहता होगा, डालते होंगे ना उसका। तो उसको क्या करते होंगे? खींचते होंगे। तो जब खींचते होंगे आप उसको, तो जब वो पानी के अंदर होगा, कहाँ? पानी के अंदर। क्या है सर? पानी के सरफेस पे जाता है, तो फिर आप रस्सी हिलाते हैं कि घुस पानी घुस उसमें, तो घुसता है, और उसका तो धीरे धीरे अंदर और चला जाता है कुएं में। तो पानी के अंदर अच्छे से चला जाता है, पूरा पानी भर जाता है, आप अच्छा पानी ले लेते हो, और उसका रस्सी खींचते हो ना। तो जब तक वो पानी अंदर से, मतलब क्या सर ध्यान से देखिएगा फिर से। हाँ, ये मेरा क्या है? कुआं, ठीक है। पानी इसमें यहां तक है, कहां तक? यहां तक, ठीक है ना, यहां तक पानी है, ठीक है ना, पूरा अंदर में, ठीक है। तो सर अब क्या किए हम लोग क्या किए कि यहां तक अंदर, यहां तक आया था मेरा लगा हुआ इसमें धागा जो हम लोग खींच रहे थे, और उसको अंदर और ढेले, और क्या हुआ? ये अपना यहां तक पहुंच गया जिसमें हमको पानी लेना है, ठीक है ना। रस्सी यहां तक पहुंच गया। अब इसमें क्या हुआ? पानी अच्छे से भर गया। तो अब आप रस्सी को खींचना शुरू कीजिए। तो ये कहां जाएगा सर? ऊपर जाना शुरू होगा। ये क्या होना शुरू होगा? ऊपर। तो जब तक आप इसको खींचिएगा ना, तो यहां तक जब तक ये पहुंचेगा ना, तब तक आपको हल्का लगेगा। यहां से यहां तक ले खींचने में क्या लगेगा आपको? एकदम इजी, एकदम आसानी से आप उसको ऊपर तक खींच ले जाएगा। तो पता ही क्यों यहां तक आसानी से खींच लेते हैं? हाँ, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, फिर भी क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो ना, ऊपर की तरफ हमेशा एक फोर्स लगते रहता है। अगर बाल्टी यहां पहुंचा है, तो यहां क्या होता रहेगा? एक फोर्स इसके ऊपर लगते रहेगा। समझ में आया? जो वाटर लगाता है, तो यही फोर्स जो लगाता है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? बॉयंसी फोर्स, ठीक है। लेकिन जैसे पानी यहां तक ले जाता, पानी का ऊपर पहुंचा बाल्टी, ठीक है ना, अभी भी आप इसको खींच रहे हैं, तो अब आपको जो बाल्टी है ना, वो क्या लगने लगेगा? थोड़ा भारी लगने लगेगा। समझ में? अब आपको भारी लगने लगेगा, खींचने में आपका हालत खराब होने लगेगा। लेकिन यहां से यहां तक खींचने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो क्यों दिक्कत नहीं हुआ सर? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था। कौन सा फोर्स? वो बॉयंसी फोर्स, ठीक है ना। अब बात आता है कि सर बॉयंसी फोर्स तो लग गया, अब बॉयंसी फोर्स का वैल्यू कितना होगा? क्या? बॉयंसी फोर्स का वैल्यू कितना होगा? बात ये आता है ना, तो ध्यान से समझिएगा कि बॉयंसी फोर्स का वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना। तो सर बॉयंसी फोर्स का वैल्यू, जैसे इस चीज को, बाल्टी को आप अंदर डुबाए ना, तो बाल्टी जहां घुसा होगा, वो पूरा यहां इस रीजन का पानी को क्या कर दिया होगा? खत्म कर दिया होगा कि नहीं? पूरा इस रीजन का पानी को क्या कर दिया होगा? खत्म कर दिया होगा। पूरा यहां से जितना बड़ा दूर तक ये है, उतना दूर का पानी वहां से हटा होगा, तभी ना बाल्टी उसमें घुसा होगा। हाँ, बाल्टी कब घुसा होगा? जब इतना दूर का पानी हटा होगा, तभी ना उस जगह पे, यहाँ पे है, मतलब यहाँ का पानी हटा होगा, तभी ना बाल्टी वहां पे आया। तो पानी जो डिस्प्लेस्ड हुआ है ना, उसका जितना वेट होगा ना, जो पानी क्या हुआ है? डिस्प्लेस्ड, वहां से हटा है, उसका जितना वेट होगा, वेट मास नहीं, वेट, तो उसी वेट के बराबर, वेट एक फोर्स है, क्या होता है सर? ये उसके ऊपर फोर्स लगाता है,
समझ में आया? बॉयंसी फोर्स उसी वेट के अकॉर्डिंग फोर्स लगाता है। तो जितना इसका वेट होगा, वाटर इसको डिस्प्लेस किया है, उतना ही वेट कौन? वाटर इसके ऊपर लगाएगा। क्लियर हुआ बात? यही क्या था सर मेरा बॉयंसी फोर्स। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? ठीक है सर, यहां तक बातें इजी वे में क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहां भी वही चीज लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इमर्स इन ए फ्लूइड इट्स एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स कॉल्ड क्या? बॉयंसी फोर्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बॉयंसी और अपथ्रस्ट। इसको बॉयंसी या अपथ्रस्ट प्रॉपर्टी कहा जाता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड एंड द बॉयंसी फोर्स पुश इट्स अपवर्ड। आपको पता है ग्रेविटी क्या करता है? अपनी तरफ फोर्स लगाता है, लेकिन ये वाटर बॉयंसी ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंसी फोर्स डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। तो बॉयंसी फोर्स का जो है ना वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? वो फ्लूइड के ऊपर। किसके ऊपर सर? ये फ्लूइड के ऊपर। क्यों सर? क्योंकि ये जो पानी जितना हटाया उसका जितना वेट होगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो वो फ्लूइड का जो डेंसिटी है उसी के ऊपर किसका कौन डिपेंड करेगा सर? बॉयंसी फोर्स। क्लियर है यहां तक? हाँ सर, यहां तक बातें क्लियर हो गई है। चलिए अब अगर इसके आगे बात करें हम लोग, ठीक है ना, एक आगे बात करें तो चलिए एक पहले क्वेश्चन देख लेते हैं यहां से हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन देख ले क्या? तो क्लियर कर लिया। हाँ, अब क्या है सर? ठीक है, यहाँ पे अब इसमें एक क्या है सर? हम बॉल चला गया, ठीक है, अब बॉल को हम खींच रहे हैं, तो बॉल के ऊपर क्या लग रहा होगा? एक फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स सर? बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स, इसका वैल्यू निकालना है। क्या करना है? इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो सर ये जो यहां से वाटर डिस्प्लेस किया ना, ठीक है ना, उसका मास है, मान लीजिए, या वेट ही मान लीजिए डायरेक्ट, कितना है सर? 2। कितना है सर? 2। ठीक है, 2 है वेट, 2 न्यूटन ले लीजिए, न्यूटन ही होता है ना, 2 न्यूटन, ठीक है ना। तो आपको बताना है बॉयंसी फोर्स का वैल्यू। क्या बताना है? बॉयंसी फोर्स का वैल्यू। तो सर आपको पता है कि सर जितना वेट हटेगा वाटर का वहां से बॉल के आने के बाद, उतना ही क्या होगा वहां पे? बॉयंसी फोर्स का वैल्यू होगा। तो बॉयंसी फोर्स का वैल्यू कितना हो गया सर? 2 न्यूटन। ठीक है क्या बात? 2 न्यूटन बॉयंसी फोर्स का भी वैल्यू हो गया। ठीक है, यहां तक सब बातें क्लियर है? तब चले नेक्स्ट आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अब। तो यहाँ एक एक्टिविटी करके दिखाया गया है कि सर ये ऊपर क्यों आता है, ठीक है ना। अब एक चीज और, आर्किमिडीज का एक प्रिंसिपल है। क्या सर? आर्किमिडीज का एक प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है वो जाने से पहले हम कुछ आपको चीज बता रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है ना, पता है आपको कि सर जैसे ये पानी के ऊपर कोई कोई चीज कभी कभी तैरते रहता है। देखिए क्या बॉल कभी ऊपर में तैरते रह जाता है, तो ये पता है क्या क्यों तैरता है? क्यों तैरता है ये? हाँ, तो ध्यान से समझिएगा क्यों तैरता है। कि क्या हुआ सर, ये बॉल यहाँ पे आया ना, तो हल्का सा क्या हुआ? डूबा। हल्का सा डूबा हुआ तभी ना उसके ऊपर रहा होगा, तो हल्का सा डूबा होगा मतलब उसके सरफेस पे रहा। तो उस सरफेस पर जहां पे वो आया वहां से पानी हटा होगा कि नहीं हटा होगा? ये यहाँ से इतना थोड़ा सा पानी हटाया होगा कि नहीं हटाया होगा? मान लीजिए जो पानी हटाया ना, इसका वेट है W1। कितना वेट है? W1, ठीक है। और इस बॉल का भी वेट कंपेरिजन किए, कितना है सर? मान लो W2। कितना है इसका वेट? W2। और जो पानी हटाया कितना वेट सर? W1। अगर सर ध्यान से समझिएगा, बॉल का वेट जो पानी जितना हटाया उससे ज्यादा हो जाए, बॉल का वेट जो पानी वो वहां से हटाया ना उससे ज्यादा हो जाए, तो बॉल क्या हो जाएगा? अंदर डूब जाएगा। क्या होगा? डूब जाएगा। और अगर इसका वेट कम हो गया, जितना वो पानी हटाया उससे कम हो गया, तो वो क्या होगा? बॉल सर तैरने लगेगा। समझ में आया? इसीलिए आप जितना ज्यादा जगह छेकिएगा ना, और आपका मास हल्का है, हल्के हो और जगह ज्यादा छेक रहे हो, मतलब पानी क्या कर रहे हो आप? ज्यादा हटा रहे हो। पानी सरफेस से क्या हो रहा है? ज्यादा हटा रहे हो। रुके थोड़ा सा पानी पी लेते ना, पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा गला लंबा लेक्चर चलने लगता ना, तो हो जाता है सर। तो चले अब आगे हम लोग। हाँ, तो कहां देख रहे थे सर? कि हाँ, क्या देख रहे थे हम लोग? तो फिर सर ये वेट जो हटाया है वाटर को, अगर उसका वेट ज्यादा हुआ और बॉडी का वेट कम हुआ, तो वो क्या करते रहेगा सर? तैरते रहेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब हम लोग आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। किस पे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या था? ध्यान से देखिएगा, ये क्या बताया? आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट
व्हेन ए बॉडी इज पार्शली और फुल्ली इमर्स इन ए फ्लूइड इट्स एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। समझ में आया? जो बुयांसी फोर्स कितना लगेगा, वही जो जितना लिक्विड को हम लोग हटाए थे ना, उसी के वेट के बराबर। तो यही क्या था सर अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो चीज हम लोग आगे पीछे अच्छे से समझ चुके हैं। समझ चुके हैं ना? तो ये आपको याद रखना हार्ड होगा क्या? आपके स्कूल एग्जाम में पूछेगा तो सर हार्ड नहीं होगा। अब देखिए आगे पढ़े। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज मैनी यूजेस, बहुत जगह इसका यूज है। कहां सर? इट इज यूज इन डिजाइनिंग शिप्स, शिप को डिजाइन करने में। आपको पता है ना, शिप को ऐसे डिजाइन कीजिए कि पानी जो है ना जितना हटा रहा है ना, हाँ वो पानी ज्यादा हटे, कंपैरिजन टू किसके सर? जितना वेट हो किसका सर? जहाज का। तो सर शिप का अगर वेट कम है और पानी वो शिप जो हटाया है हाँ उसका वेट ज्यादा है, तो फिर जहाज क्या होगा? शिप क्या होगा? अपना तैरते रहेगा ना। तो उसी प्रिंसिपल पे ये लोग जहाज को बनाया जाता है। एंड सबमरीन्स या हाइड्रोमीटर यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लैक्टोमीटर यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क इटीसी। ये सब चीज का यूज सर किसके प्रिंसिपल पे किया जाता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे किया जाता है। ठीक है क्या? ठीक है सर, यहां तक आप लोग को कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। देख रहे हैं इस तरीके से डुबा हुआ करके चेक किए थे आर्किमिडीज। क्या सर? किस तरीके से लेके गया, तो जितना वो अंदर गया ना, ये देखिए क्या किया, यहां से लटकाए, ठीक है, ये वेट को, ठीक, उसका वेट नाप लिए कितना था, लटकाए। अब क्या हुआ, ये अंदर गया ना, तो ये क्या हुआ, पानी वहां से कुछ क्या होगा, देखिए लेयर पे एकदम फिक्स लेयर पे, कि थोड़ा सा भी चीज अंदर जाएगा ना तो पानी क्या हो जाएगा, निकलने लगेगा। तो जैसे ये अंदर गया तो पानी कुछ निकला इस अलग बीकर में, निकला ना। अब इस पानी को क्या कीजिए, आप मेजर कर लीजिए, पानी को मेजर कर लीजिए, पानी का वेट आपको पता चल जाएगा। पानी का वेट और इसका जो बॉडी का वेट था, दोनों को कंपैरिजन कर लीजिए। समझ में आया? तो आपको पता चल जाएगा कि अगर हम नॉर्मली छोड़ेंगे तो वो डूबेगा कि नहीं डूबेगा। तो यहाँ पे ये डूब गया, इसका मतलब सर पानी का वेट क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, और इसका वेट क्या हुआ होगा, ज्यादा। पानी का वेट क्या हुआ होगा, कम, और इसका ज्यादा, तभी ये क्या होगा सर, डूबेगा, नहीं तो नहीं डूबेगा। ठीक है यहां तक बात? ठीक है सर, चले अब आगे चलते हैं आगे। अब डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी अपना लोग का लास्ट टॉपिक बचा है, ठीक है ना। तो डेंसिटी क्या बताता है, ठीक है ना, तो डेंसिटी क्या बताता है आपको ये देखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या देखना है सर, रिलेटिव डेंसिटी। तो एक एक करके पहले डेंसिटी डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग रिलेटिव डेंसिटी, समझ में। तो देखिए डेंसिटी क्या होता है ना सर, वो बताता है कि अगर रियल बात मैंने में बात करें हम लोग, तो वो बताता है कि आपके छोटे से जगह पे कितना चीज है। डेंसिटी क्या बताता है, एकदम छोटा सा जगह पे कितना ज्यादा चीज है आपका, वही क्या बताता है, डेंसिटी। तो अगर यहाँ पे बात करें डेंसिटी का, तो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है डेंसिटी, सब्सटेंस का मास जितना है और सब्सटेंस का वॉल्यूम जितना है, उसी के रेशियो को क्या कहा जाता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है सर, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब यूनिट का बात करें सर, यूनिट क्या होगा डेंसिटी की तरह, तो सर मास का यूनिट केजी होता है और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा सर, डेंसिटी का यूनिट। समझ में आया यहां तक, डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, आप चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जैसे इसके ऊपर, ठीक है ना, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जैसे सर, हाँ क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। ये मेरा क्या है, एक बॉडी है, अब ठीक है, ये बॉडी है जिसका मास जानते हैं कितना है, 10 kg, कितना है 10 kg। और वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम कितना है सर, 4 मीटर क्यूब, कितना है 4 मीटर क्यूब। और हमको बोल दिया डेंसिटी फाइंड करो, क्या करो, डेंसिटी। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है सर, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास कितना है सर 10 और वॉल्यूम कितना है सर 4। तो यहां से कितना क्या डेंसिटी, 2.5 kg पर मीटर क्यूब। समझ में आ? तो इस तरीके से आप डेंसिटी नॉर्मली निकाल सकते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन यहां से पूछेगा। ठीक है, तो सर डेंसिटी यहां तक हम लोग को समझ में आ गया। अब एक बचा है रिलेटिव डेंसिटी, उसका बात कर लेते हैं अब हम लोग, ठीक है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव का तो आपको मतलब समझ में आ गया कि डेंसिटी कंपैरिजन करना, क्या करना, डेंसिटी कंपैरिजन करना, यही ना सर। तो यहाँ डेंसिटी कंपैरिजन करें, तो डेंसिटी जो यहाँ कंपैरिजन करेंगे ना किसी सब्सटेंस का, वो वाटर के डेंसिटी से कंपैरिजन करेंगे, किसके डेंसिटी से, वाटर के डेंसिटी से। तो वो जो वाटर के डेंसिटी से कंपैरिजन करके आएगा ना, वही आपका क्या कहलाएगा, रिलेटिव डेंसिटी।
ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ में आया। तो सर क्या रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है सर, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर फॉर्मूला का बात करें रिलेटिव डेंसिटी का तो क्या होगा सर, क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है क्या यहां तक, हाँ यहां तक आपका ठीक है। तो सर अब वाटर का डेंसिटी लगभग फिक्स होता है, क्या होता है सर, फिक्स। कितना सर, 1000 kg पर मीटर क्यूब। कितना होता है सर, 1000 kg पर मीटर क्यूब, या तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया। ये किसका यूनिट होता है सर, अति किसका होता है सर, अपना इसका डेंसिटी वाटर का। ठीक है ना, ठीक है सर। तो यहां पे हम लोग रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला देख लिए सर, क्या, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर हम लोग यूनिट का बात करें सर, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, ठीक है। बात करें क्या, जैसे पहले हम डेंसिटी का यूनिट देखे थे केजी पर मीटर क्यू या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू, ऐसे देखे थे ना। तो वही अगर हम बात करें सर रिलेटिव डेंसिटी का क्या यूनिट होगा, तो सर ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी डेंसिटी है। ऊपर जिस सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी निकालना है उसका डेंसिटी है, और नीचे सर जो वाटर है उसका डेंसिटी है। तो आपको पता है डेंसिटी का जो भी यूनिट होगा ऊपर वही यूनिट नीचे होगा, तो दोनों यूनिट कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। जैसे आप देखिए यहां अगर हम ले लिए ऊपर वाले का केजी पर मीटर क्यूब में, और नीचे भी किसका कितना क्या चीज में ले लिए केजी पर मीटर क्यूब में, तो दोनों कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम सेम। तो सर कोई भी यूनिट बचेगा क्या, कोई भी यूनिट बचेगा क्या, नहीं ना। तो सिर्फ एक क्या बचेगा, नंबर। क्या बचेगा, नंबर। इसका ये मतलब हुआ कि सर रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। क्लियर हुआ यहां तक, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर हम आपको बता दिए हैं, उसको आपको अच्छे से याद रख लेना है। डेंसिटी ऑफ वाटर अगर केजी में बात करें तो कितना सर, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और सेंटीमीटर में बात करें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको लिख के दे, इसके सिर्फ वाटर का डेंसिटी आपको कम से कम याद रखना चाहिए। ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं हम आपसे कि वाटर का डेंसिटी कम से कम आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना। तो सर यहां तक ओवरऑल हम लोग समझ गए हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो अब रिलेटिव डेंसिटी का क्वेश्चन कर ले क्या, कर ले क्या, चलिए करते हैं, आइए करते हैं क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। जैसे ये सर एक बॉडी है, क्या एक बॉडी जिसका मास कितना सर 10 kg, 10 kg क्या इसका मास है, मास दिए हैं, और इसका वॉल्यूम दे दिए सर, ये मास था ना, और इसका वॉल्यूम दे दिए 2 क्या सर मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, उसका क्या दे दिए सर हम वॉल्यूम दे दिए, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है इसका क्या सर, रिलेटिव डेंसिटी आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना होगा रिलेटिव डेंसिटी इसका, ठीक है, इक्वल टू वाट, जैसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि सर रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या था, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या था। तो आपको पता है सर रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या मास डिवाइड बाय क्या सर, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, यही होता है ना छोटू, ठीक है क्या यहां तक, हाँ सर यहां तक ठीक है। तो आप बताइए डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो पहले डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकाल ले क्या, चलिए निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है सर, मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना है यहाँ पे 10 बाय वॉल्यूम कितना है सर 2, कैंसिल आउट किए तो 5, केजी में दिया था तो केजी पर मीटर क्यूब। समझ में आया, डेंसिटी कितना आ गया सर 5 kg पर मीटर क्यूब आ गया। तो अब डेंसिटी को रख दे वहां पे, सब्सटेंस का है ना, तो सर 5 kg पर मीटर क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ वाटर, केजी में कितना होता है सर डेंसिटी वाटर का, हमको पता है सर कितना 1000, यह आपको याद रखा है, क्वेश्चन में नहीं देगा तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। यहां तक सर केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब कट गया, सिर्फ कितना बचा सर 5/1000। अगर हम इसको डिवाइड करते 0.005, क्या गया रिलेटिव डेंसिटी इस बॉडी का। तो यहां तक बातें आपको अच्छे से समझ में आई,
रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट कुछ नहीं होता है। रिलेटिव डेंसिटी होता क्या एक्चुअल में? तो सर रिलेटिव डेंसिटी जो ना किसी भी सबस्टांस का डेंसिटी का कंपैरिजन होता है किसके साथ सर? वाटर के डेंसिटी के साथ। किसके डेंसिटी के साथ? वाटर के डेंसिटी के साथ। तो यही अपना रिलेटिव डेंसिटी था। तो ये अपना शायद लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अपना सारा टॉपिक इस चैप्टर का खत्म हो गया है। तो अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है। अपना चैप्टर कब खत्म होता है सर? जब अपन लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं उसके बाद ना। तो फिजिक्स है, न्यूमेरिकल्स तो करना बहुत जरूरी है। तो अब आगे इसका न्यूमेरिकल्स आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, ये वीडियो में फर्स्ट पार्ट वीडियो का है जिसमें आपको थ्योरी था। तो थ्योरी आप लोग अच्छे से नोट्स रेडी किए होंगे, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग से। तो अगर अच्छे से नोट्स किए होंगे रेडी, तो ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लगा होगा। बहुत ईजी है कि नहीं? कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। बुआंसी पढ़ने के लिए था, बुआंसी समझ लिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल था, वो पढ़ समझ लिए। ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ठीक है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है, यही सब चीजें थी। और क्या थी? तो सब चीजों को हम लोग अच्छे से कर चुके हैं। तो एग्जाम में जाएंगे तो आराम से क्वेश्चन बनेगी। और सर अगर वहां से न्यूमेरिकल्स रहा तो न्यूमेरिकल्स तो आपको फॉर्मूला जो भी था यहाँ पे छोटा मोटा उसको याद रखना है। और अगले क्लास में हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी रहा होगा, हम आप लोग से एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छे से आप लोग किए होंगे कवर ये चैप्टर। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही रहने दें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ठीक है, आप लोग भी रिवाइज करके आइएगा लेक्चर अटेंड करने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।